हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए कोई रिवीजन सीरीज चला रहे थे जिसमें बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं, एक ब्रीफली पूछा जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ फैटी एसिड्स लगे रहते हैं जिसमें दो टेल होती है। ये इस वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। उस टेल में क्या रहता है ये पूछा जाता है। इसमें सैचुरेटेड टेल होती है, एक अनसैचुरेटेड होती है। अनसैचुरेटेड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है तो फ्लूडिटी ज़्यादा होती है, जिसमें ये किंक रीजन्स होते हैं, किंक अनसैचुरेटेड फैट में। ठीक है, जिसमें प्योरिफिकेशन अगर हमें करना हो किसी भी सेल ऑर्गेनेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो किस तरीके से होगा। जैसे कि एक एनिमल सेल दी हुई है, एनिमल सेल को सोनिकेशन करना होगा, ऑस्मोटिक फास्टिंग या फिर ऑस्मोटिक फास्टिंग करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे एंड सेल लाइसिस हो जाएगी। आफ्टर सेल लाइसिस इस तरीके से यह हमारी एपेंडॉफ है, इसको हम एपेंडॉफ बोलते हैं। जैसे एपेंडॉफ डॉफ होती है, एपेंडाफ, DARF, डार्फ एपेंडाफ होती है, जिसमें इस सीरीज में हमें ये सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे NPLMPM, न्यूक्लियस पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पॉलीराइबोसोम्स, माइक्रोस्फीयर्स में जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, उनको माइक्रोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ब्रेक हो जाएगा, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स सब यूनिट्स होती हैं, वो हमें अपर फेज पे मिलेंगी। NPLM PM इतना याद रखना है, और नीचे से यहाँ से ये ऊपर की तरफ बॉटम, ये बॉटम टू अप, बॉटम टू अप की तरह जाना है तो हमें सेल ऑर्गेनेल्स हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वो न्यूक्लियस है, कहाँ पे मिलेगा, ER बॉडीज कहाँ मिलेंगी किसी भी एपेंडॉफ में, तो मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब और इनको हमें अगर देखना है तो फिर एक फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक होती है जिससे हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्रोजन सेल्स में। मेटल का कार्बन पे इसको फिक्स करके देख, और इसमें दिया हुआ है नॉट डायरेक्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सीन, मतलब डायरेक्ट जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी टेक्निक है फ्रीज इचिंग टेक्निक। फ्रीज इचिंग टेक्निक में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, स्टडी स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे साइटोस्केलेटन वगैरह हो गए, उसको हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। इसी तरीके से प्लाज्मा किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस जैसे ये आउटर है, आउटर साइड, ये इनर साइड है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे इनर साइड, आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगा और इनर साइड में क्या क्या प्रेजेंट, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो वो ये क्वेश्चन दिया रहता है। जो आउटर साइड है इसको एक्सोप्लाज्मिक सरफेस भी कहेंगे, ये एक्सोप्लाज्मिक सरफेस हो गया, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक सरफेस इसको बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक सरफेस या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आउटर फेस पे फॉस्फोटिडिल कोलिन प्रेजेंट रहता है, और इनर साइड पे फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोल से फॉस्फेटिडिल सेरीन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस क्या है,
जिसमें देखते हैं कि जो हमारा हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस ऑफ वन ऑफ टू फैटी एसाइल चेन, इनका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये लाइसोफॉस्फोलिपिड एक्वस एनवायरनमेंट में बन जाएगा और ये मिसिल फॉर्म करेंगे। मिसिल जो जिसमें वन टेल प्रेजेंट रहेगी, हाइड्रोफिलिक बाहर एंड हाइड्रोफोबिक अंदर। इसी तरीके से एक्वस एनवायरनमेंट में क्या मोनोलेयर, अगर एक लेयर है तो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इनर साइड हाइड्रोफिलिक एंड आउटर साइड हाइड्रोफोबिक फॉर्म होगा। लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में इस तरीके से लिपिड बाई लेयर हाइड्रोफोबिक एंड वान डेर वाल्स फोर्स। ये अगर लिपिड ज्यादा है तो लाइपोसोम फॉर्मेशन, डबल लेयर एक्वस एनवायरनमेंट में लाइपोसोम ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है लिपिड का जो सेल होती है। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसी भी सरफेस पे हाइड्रोफिलिक ज्यादा है ज्यादा देन हाइड्रोफोबिक तो क्या मिशील फॉर्म होगा, और उसी तरीके से हाइड्रोफोबिक अगर ज्यादा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक अगर हाइड्रोफोबिक ज्यादा है तो लाइपोसोम। यहाँ पे यहाँ हम लोगों ने ये लाइपोसोम फॉर्म हो रहा था, जिसमें क्या था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इक्वल था। ये लाइपोसोम स्टेबल फॉर्म है। अभी कुछ मॉडल्स पूछे जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि मॉडल कौन सा मॉडल किस ईयर में दिया हुआ है, कुछ कौन से डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रॉबर्ट्सोनियन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल है, फ्लूड मोज़ेक मॉडल, डेप्सन एंड डेनियल मॉडल है। इसी तरीके से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ग्रोटर एंड ग्रेंडेल नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेम्ब्रेन बताया था, मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था एक मेम्ब्रेन के बारे में। ग्रोटर एंड ग्रेंडल proposed that the membrane contain lipid bilayer on the basis of amount of lipid in RBC surface area of RBC ratio 2:1। यानी कि इन्होंने बताया कि जो RBC की सरफेस है उस पे जो लिपिड है 2:1 रेशियो में प्रेजेंट रहता है। उस बेस पे आरबीसी की लेयर को बताया है। सेकेंड मॉडल दिया है रॉबर्टसन ने, जो कि जिसमें इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया है। इसको रेल ट्रैक मॉडल भी बोलते हैं। ट्राई लेमिलर मॉडल, ऊपर वाला जो डेप्सन एंड डेनियल था वो लिपिड बाई लेयर था। ये लिपिड बाई लेयर मॉडल, लिपिड बाई लेयर टर्म यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ट्राई लेमिनर मॉडल, इसमें इसका ड्रॉबैक जो था, ये इन्होंने मॉलिक्यूल के पैसेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया था, तो ये मॉडल भी फेल हो गया था। डेप्सन एंड डेनियल मॉडल जो है इसी को हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। डेप्सन एंड डेनियल ने बताया कि प्रोटीन लाइन पोर 7 एंगस्ट्रॉम का एक पोर बना होता है प्रोटीन का। इसके बाद आ जाता है फ्लूड मोज़ेक मॉडल। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और इम्पोर्टेंट भी है, सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि एक्सोप्लाज्मिक सरफेस है वो प्लास्टोस फॉस्फोटिडिल से कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से साइटोप्लाज्मिक जो होता है उसमें फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल इथैलोनामाइड एंड फॉस्फोटिडिल सेरीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा ये एक्सोप्लाज्मिक है, ये साइटोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक भी बोल सकते हो। एसिमेट्रिक यूनिट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे एसिमेट्री रहती है। यहाँ पे जो फॉस्फोटिडिल कोलिन प्रेजेंट है, फॉस्फोटिडिल एथेनोलामाइन है,
आइनोसिटोल है, स्फिंगोमाइलिन है। तो यहाँ पे वही बताया है कि एसिमेट्रिक यूनिट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये। इसका कंपोजिशन, मेम्ब्रेन का कंपोजिशन किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, पहले फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है, फिर स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडिल इथेलोनामाइन, फॉस्फेटिडिल सेरीन एंड फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल, ये प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन में। इसी तरीके से ह्यूमन स्फिंगोमाइलिन है जिसमें लिपिड है 70% एंड प्रोटीन 30% है। इसी तरीके से इकोलाई की मेम्ब्रेन में लिपिड 25% रहता है जबकि प्रोटीन 75% रहता है। स्फिंगोलिपिड जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंट ऑर्गन की मेम्ब्रेन जो होती है उनमें भी ये डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, जिसमें प्लाज्मा लाइसोसोमल में स्फिंगोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर एसीआर में, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है, फिर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, फिर एसीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का। फिर लिपिड कंपोनेंट, जो लिपिड कंपोनेंट है फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड प्लाज्मालोजेंस हैव आइदर लिंकेज रोल, ये लिंकेज रोल का रोल प्ले करते हैं, लिंकेज का ब्लड क्लॉटिंग में। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोसिन एंड कोलिन, डिफरेंस बिटवीन स्फिंगोलिपिड्स और इनके ग्रुप्स, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में, कुछ स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, जैसे सीटामाइड है उसमें OH ग्रुप होता है, स्फिंगोमाइलिन होती है उसमें फॉस्फोकोलिन रहता है, सेरेब्रोसाइट्स सिंपल शुगर होती है, गैंग्लियोसाइट शुगर क्लस्टर होता है, गैंग्लियोसाइट्स ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ये सारे मोस्टली स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोमाइलिन न्यूरॉन से रिलेटेड रहता है। स्टीरॉल, स्टीरॉल फाउंड इन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कार्बन 10 तक रहता है। अर्बोस्टिरॉल C11 जो कि फंजाई में प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा स्टीरॉल C12 प्लांट में प्रेजेंट होता है स्टीरॉल। फॉस्फोड, यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक, फॉस्फोटिडिल सेरीन मूव टू द एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट, यानी कि ये बात कर रहा है यहाँ पे फॉस्फोटिडिल कोलिन है, यहाँ पे है फॉस्फोटिडिल इथेलोनामाइन, आइनोसिटोल एंड फॉस्फोटिडिल सेरीन। तो फॉस्फोटिडिल सेरीन मूव टू द एक्सोप्लाज्मिक एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट, इट सिग्नल्स टू अपोप्टोसिस, यानी कि यहाँ पे अगर चला गया है सेरीन तो इसको सिग्नल चला जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर सेल है उसको अपोप्टोसिस करना है। फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोल प्ले रोल इन सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। इथेनोलामाइन प्रमोट द कर्वेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द इम्पोर्टेंट इन मेम्ब्रेन बडिंग एंड फ्यूजन। इथेनोलामाइन जो है वो बडिंग और फ्यूजन में हेल्प करता है। Abundance of phospholipid in two leaflets can determine by the action of phospholipases. Phospholipases का एक्शन देखा जाता है, जैसे लाइपेज A1, A2, C एंड D। A के दो फॉर्म है, C एंड D। जो C फॉस्फोलाइपेज C है डिस्टिंग्विश पोलर हेड ग्रुप, पोलर हेड पे डिफरेंट रहता है, इनके ही एक्शन को देख के दोनों ही लीफलेट पे उसका रोल डिसाइड किया जाता है। अभी फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी देखते हैं कि लिपिड लेटरल मूव कर रहा है पैसिवली, फ्लिप फ्लॉप मूव कर रहा है तो एक्टिवली। अगर कोई लिपिड है जैसे ये मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे मूव कर रहा है
तो कोई एनर्जी चार्ज नहीं होगा। और अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसमें एटीपी लगेगा। यही बताया गया है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर दिया है पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जेल स्ट्रक्चर, हाई सैचुरेटेड और लो हाई टेम्परेचर हो तो थिकनेस भी हाई होनी चाहिए। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, इस स्टेट में हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड, लो टेम्परेचर एंड थिकनेस भी लो है। एक सेकेंड। इसके बाद एंटी कन्फर्मेशन, ये इसमें बॉन्ड दिया हुआ है, ये एंटी कन्फर्मेशन बाय द कार्बन कार्बन बॉन्ड। पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रांजिशन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, किसी भी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जाता है, वही बताया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल क्रिएट हर्डल इन द लेटरल डिफ्यूजन, हाई कोलेस्ट्रॉल लो फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन थिकनेस हाई, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर थिकनिंग ज़्यादा होगी तो उसके लेटरल डिफ्यूजन में हार्डल क्रिएट करेगा, वही बताया हुआ है। इसके बाद देखते हैं डीसैचुरेज एंजाइम। डीसैचुरेज सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ये जो एंजाइम है वो सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फॉस्फोलाइपेजेस रिमूव फैटी एसाइल चेन फ्रॉम द ग्लिसरॉल, लाइपेजेस जो है वो फैटी एसाइल चेन को रिमूव कर देते हैं ग्लिसरॉल से। एसाइल ट्रांसफरेजेस, जो एसाइल ट्रांसफरेजेस है ट्रांसफर कर देते हैं फैटी एसिड टू डिफरेंट फॉस्फोलाइपेजेस। इसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो रिलीज हो सकती है, यानी कि जो जैसे ये लीफलेट है, यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन कैसे रिलीज हो सकती है, तो ये पीएच चेंज करके आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दिया, कैल्शियम आयन रिमूवल, चिलेटिंग एजेंट ऐड करके, एडिशन ऑफ कार्बोनेट एंड यूरिया, इस तरीके से हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी या उसके इंटरेक्शन को इंटरप्ट कर सकते हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स को अगर यूज कर रहे हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड इनके इंटरप्ट होंगे तभी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में चेंज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एम्फीपैथिक नेचर की होती है, यानी कि किसी भी लीफलेट में ये जो प्रोटीन है यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर तो इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इनको रिलीज करने के लिए कंफर्म्ड बाय द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, अगर ये प्रोटीन को अगर इंटरप्ट किया है तो इसको देखने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से देखेंगे और इनका डिटर्जेंट यूज करके इनके आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एग्जाम्पल एसडीएस यूज किया है, जैसे एसडीएस कोई डिटर्जेंट यूज कर लिया है, ठीक है, ट्राइटोन X100 भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं और इनके आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हम इंटीग्रल प्रोटीन को रिलीज करवा सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन इज द ट्रांसमेम्ब्रेन, जैसे कि पहले हमने बताया है मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन, जो जितनी भी इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन होती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैव मेम्ब्रेन स्पेनिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स इस तरीके से ये एक्सोप्लाज्मिक है, ये साइटोप्लाज्मिक है, ये इस तरीके से स्पेनिंग के फॉर्म में होती हैं। हाइड्रोफोबिक आउटसाइड एंड हाइड्रोफिलिक इनसाइड रहता है। जैसे यहाँ पे आरबीसी की एक
सेल दिखाई है जिसमें आरबीसी में सैलिसिलिक एसिड ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे होता है एज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन होती है, जो कि प्रोटीन की स्टैकिंग को नहीं होने देती है, यानी कि जो आरबीसी है वो एक साथ स्टैक ना हो जाए उसको रोकती है सैलिसिलिक एसिड। इसी तरीके से जो जैसे कोई भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी ये अल्फा हेलिक्स है, किसी किसी में एक ही अल्फा हेलिक्स होगा, किसी में काफी सारे ऐसे अल्फा हेलिक्स ये इस तरीके से रहेंगे। तो जिसमें एक है वो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल होगा ग्लाइकोप्रोटीन ए। अगर बहुत सारे मल्टीपल पासेस हो रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोटीन होती हैं, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, बैंड प्रोटीन होती हैं एंड बैक्टीरियोरोडोप्सिस प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद सम प्रोटीन्स फॉर्म बीटा बैरल फॉर्म, जैसे कि पोरिन्स। इस तरीके से बैरल्स बन जाते हैं, इस तरीके से। ये पैरेलल एंटी पैरेलल बोथ हो सकते हैं। ये पोरिन्स में बनते हैं, जो एक्वापोरिन वगैरह जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन प्रोटीन होती है उनमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी कंपोज्ड ऑफ 20-25 अमाइनो एसिड इन सिंगल पास। आरबीसी में एन टर्मिनल करियर प्रोटीन 16 ओलिगोसैकेराइड rich in sialic acid have negative charge to the RBC surface। वो आरबीसी की स्टैकिंग के बारे में ही बताया है कि जो आरबीसी पे सैलिसिलिक एसिड होता है वो 16 ओलिगोसैकेराइड की 16 ओलिगोसैकेराइड का होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और आरबीसी के सरफेस पे जो कि आरबीसी की सेल्स को स्टैकिंग होने से इकट्ठा, यानी कि हिंदी जनरली भाषा में बोला रहे कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपास प्रोटीन। मल्टीपास प्रोटीन में बैक्टीरियोरोडोप्सिन एक्ट एज ए हाइड्रोजन पंप विच एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंट में एक्टिवेट हो जाती है। कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिसेज, 7 अल्फा है, इस तरीके से 7 हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं, ये फाउंड इन हालोबैक्टीरियम। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं इन मेम्ब्रेन प्रोटीन विच 3D स्ट्रक्चरल स्टडी यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसको भी अगर चेक करना है कि ये कैसी प्रोटीन है तो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी। मेजरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो सिंपली अगर कुछ भी नहीं आता है तो 2 टेक्निक याद रखनी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और दूसरी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ठीक है, अगर हमें किसी सेल में लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है या उसकी स्टडी की उसमें क्या ओरिएंटेशन है प्रोटीन का, तब हमें फ्रीज ईचिंग टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक 3 ही टेक्निक का नाम यहाँ पे मैंने बताया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली हम स्टडी करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफरेंट स्टेजेस की किस कन्फर्मेशन में है, क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बैंड 3 प्रोटीन। बैंड 3 प्रोटीन में इसमें मल्टी प्रोटीन ऑफ आरबीसी एक्ट एज द एनाइन एक्सचेंज। ये मल्टीपास प्रोटीन बताया है। एक्वापोरिन में 4 सब यूनिट हैविंग 6 अल्फा हेलिसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ग्लिसरॉल एंड गैसेस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात इन 2 लाइन में एक्वापोरिन से हमें समझ में आती है कि हम जो वाटर इनटेक करते हैं वो भी डायरेक्टली
सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता है। वो भी कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसमें भी एक्वापोरिन चैनल्स लगे होते हैं। उसमें भी कितना ब्यूटीफुली नेचर ने डिजाइन किया हुआ है कि उसकी भी जो मेम्ब्रेन है जो सेल की, उसमें भी 6 हेलिकेजेस लगे हुए हैं। हेलिकेजेस जो भी वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, उन्हीं एक्वापोरिन्स के थ्रू ग्लिसरॉल और गैसेस भी एक्सचेंज होगी सेल्स में। इंटीग्रल प्रोटीन हैविंग बीटा शीट स्ट्रक्चर। इंटीग्रल प्रोटीन जो भी ये इंटीग्रल प्रोटीन है वो बीटा शीट की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल में पोरिन फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे पहले बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इट इज ट्राइमेरिक प्रोटीन, जो ये बता रहे हैं पोरिन प्रोटीन वो जो प्रेजेंट रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वो ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। Each subunit has twisted subunit in 16 बीटा स्ट्रैंड। 16 बीटा स्ट्रैंड में ट्विस्टेड होती है इस तरीके से। ये जैसे 4 सब यूनिट है, 1 2 3 एंड 4 सब यूनिट है। ये हम लोगों ने प्रोटीन में पढ़ा था कि लूप फॉर्म होते हैं बीटा शीट में, ये यहाँ पे, और ये टर्न्स होते हैं, ओम लूप। अगर थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे हो, ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोटीन्स में लूप्स होते हैं बीटा शीट में, और टर्न्स भी स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा शीट्स में बताए थे ये दोनों ही। तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं पोरिन्स में। जो लूप होता है वो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे हो रहा है, और टर्न हो रहा है वो साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे हो रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ही बता दे रही हूँ एक बॉक्स में, जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है प्रोटीन वाला तो उनको समझ में आ जाएगा। जो अल्फा हेलिक्स था, अल्फा हेलिक्स, इसमें अल्फा हेलिक्स कैसे फॉर्म हो रहा था, एन प्लस एन nth ऑफ CO n+4 ऑफ N3। ये बॉन्ड जो होता इस तरीके से हाइड्रोजन, ये अल्फा हेलिक्स हो रहा था, और बीटा में अल्फा हेलिक्स एंड जो टर्न थे I+3 रेजिड्यू फ्रॉम ये टर्न में, बीटा टर्न में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद जो ओरिएंटेशन था पाई अल्फा 310 फिर बीटा, इस तरीके से प्रोटीन्स फॉर्म हो रही थी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। इसके बाद देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन मीडिएट सेल टू सेल इंटरेक्शन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इन प्रोटीन का रोल क्या होता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाती है। इसके बाद आयनोपोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आयनोपोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे, डिसॉल्व इन लिपिड बाइलेयर, हैव charge electrochemical gradient so the permeable to specifically synthesized by the microorganism as a antibiotic ionophores। कुछ केमिकल होते हैं, कुछ सिंथेटिक आयनोफोर्स भी होते हैं। तो आयनोफोर्स में मोबाइल आयन कैरियर एंड फिक्स चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर्स। एग्जाम्पल में वेलेनोमाइसिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन, सेंसिटिव टू मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन, हाई स्पेसिफिसिटी एंड लो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद
फिक्स्ड चैनल जो रहते हैं सेल्स में, ग्रामिसिडिन ए, बैसिलस ब्रेविस से ये आइसोलेट किया जाता है। कैटाइन, हाइड्रोजन आइन, सोडियम पोटेशियम आइन, ये इनसेंसिटिव रहता है मेम्ब्रेन फेज के, मेम्ब्रेन जो ट्रांजिशन फेजेस होती हैं, और इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है जो फिक्स्ड चैनल्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट ये ज़्यादा करवाते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह ये पूछे जाते हैं कभी कभी। तो एंडरगोनिक अपहिल मूवमेंट ऑफ आयन, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ से जितना भी होगा वो सेकंड पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।